अब हम एक और विश्लेषण कांग्रेस पार्टी का भी करेंगे, क्योंकि इस पूरे गेम में कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। और वो इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा आज 6 दिसंबर है और आपको याद होगा आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था और हमारे देश में एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई थी, ध्रुवीकरण हो गया था। और उस समय जो हिंदुत्व की जो लहर आई थी, उस हिंदुत्व की लहर ने असल में सारी जातियों को इकट्ठा कर दिया था। यह वो जमाना था जब बीजेपी इस हिंदुत्व की लहर की वजह से थर्ड ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड ऑल्टरनेटिव। देखिए, उस जमाने की एक मैगजीन हमने आपके लिए निकाली है। उस जमाने में एक मैगजीन छपती थी जिसका नाम है द इलस्ट्रेटेड वीकली, और ये मैगजीन में जो कवर स्टोरी है और जो कवर तस्वीर आप देख रहे हैं इसके कवर पर, वो यही कहती है, द हिंदू वोट, कैन द बीजेपी इमर्ज एज द थर्ड ऑल्टरनेटिव। और ये समय का चक्र है। थर्ड ऑल्टरनेटिव से होते होते वो पहले नंबर पर आई। हिंदुत्व की जो लहर थी, उस हिंदुत्व की लहर ने, हिंदुत्व के मुद्दे ने, राष्ट्रवाद के मुद्दे ने तमाम जातियों को एक साथ जोड़ दिया और बीजेपी को सीधे 2014 और 2019 में जबरदस्त जीत दिलाई। और ये प्रधानमंत्री मोदी का फॉर्मूला था जो उन्होंने लोगों के सामने रखा था। नए युग में वो भारत को लेकर आए राजनीति के, और अब केजरीवाल उस युग से एक और अगले कदम पर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो जो युग होगा वो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब कांग्रेस कहां खड़ी है देखिए। कांग्रेस को ऐसे समय में केजरीवाल से सीखना चाहिए था और उनकी तरह नए जमाने की राजनीति करनी चाहिए थी। उन्हें भी अपना कोई नया फॉर्मूला निकाल कर लाना चाहिए था, जैसे केजरीवाल ने किया है। लेकिन वो आज भी पुराने जमाने की राजनीति कर रही है, जिसमें राहुल गांधी कभी तो सेक्युलर बन जाते हैं और कभी पंडित राहुल गांधी बन जाते हैं, पंडित नेहरू की तरह। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के 35 से 40% वोट काट सकती है। सोचिए, आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में इतना बड़ा सेंध लगाने में कामयाब हो रही है। और वो भी ऐसे में जब आम आदमी पार्टी का गुजरात से ना लेना ना देना, ना वो गुजरात पहले कभी गए, ना उनका गुजरात से दूर दूर तक कोई संबंध है, तब भी। जबकि कांग्रेस तो गुजरात में हमेशा से रही है। कांग्रेस ने गुजरात में सरकारें बनाई हैं, गुजरात से बड़े बड़े नेता कांग्रेस ने दिए हैं, और अभी तक कांग्रेस जो है गुजरात में सबसे बड़ी विपक्षी दल रही है। 2 ही पार्टियां वहां रही हैं अभी तक। ऐसे समय में देश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है, और यह बात भी हम आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 28% से ज्यादा था, जो 20 वर्षों बाद 2019 में ऐतिहासिक रूप से घटकर सिर्फ 13% रह गया। आज 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीटें हैं, यानी कांग्रेस के पास 10% सीटें भी नहीं हैं। आज भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां एक जमाने में कांग्रेस का एक छत्र राज होता था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता था, लेकिन अब इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी कमजोर है और वो किसी तरह क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर जैसे तैसे अपनी सरकारें वहां चला रही है। जैसे 2013 में दिल्ली में कांग्रेस के पास 25% वोट थे 2013 में, अब दिल्ली में उसके पास सिर्फ 4.5% वोट बचे हैं। सोचिए, 25% से अब 4.5% वोट बचे हैं दिल्ली में। एक दौर ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना सरकार बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 2.5% है, और यह वोट शेयर क्षेत्रीय पार्टियों से भी बहुत कम है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट शेयर 2011 में 10% था और 2021 के विधानसभा चुनाव में 3% रह गया। इसी तरह 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसे चुनाव में 38% वोट मिले, लेकिन अब पंजाब में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 15% रह गया, और यहां भी उसका आधा वोट शेयर, आधे से ज्यादा, आम आदमी पार्टी ले गई। यानी सिर्फ 5 वर्षों में कांग्रेस ने 60% से ज्यादा वोट पंजाब में खो दिए और केजरीवाल को दे दिए। तो फिर जो पंजाब में हो रहा है, जो गुजरात में हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में भी कांग्रेस के साथ यही करेगी? उसकी जो रणनीति है वो ये है कि उसे हर जगह कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव बनना है। जो उसका रोड मैप है उसमें स्टेप 1 ये है कि कांग्रेस को हटाकर लोग आम आदमी पार्टी को देखने लगे प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर, और फिर अगली बार वो सत्ता पर बैठे। विरोधाभास देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ तो है, जबरदस्त भीड़ है, लेकिन
पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल खाली पड़ा है। यानी कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं शायद वो लोग भी कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। एक तरफ केजरीवाल नई तरह की राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी अब भी बीजेपी को कॉपी करके हर चुनाव से पहले हिंदुत्व के मुद्दे को ही बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने अब एक नया बयान दिया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने जय सिया राम और हे राम जैसे संबोधनों को जय श्री राम में बदल दिया, और बीजेपी ने इसलिए किया ऐसा क्योंकि वो माता सीता को पसंद नहीं करती। आपने सुना है जय सिया राम, सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता नहीं हो सकती है। तो अपने नारे से आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सीता मां को क्यों निकाला है? सीता माता को क्यों निकाला नारे से? वो कभी जय सिया राम नहीं बोलते, सीता को परे कर दिया, और हे राम कभी नहीं बोलते। तो जब भी आपको कोई आरएसएस का व्यक्ति मिले या बीजेपी का व्यक्ति मिले, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता, आप उनसे कहो पहले हे राम बोलो और फिर जय सिया राम बोलो। मैं यह मानता हूं कि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा, और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो जिस तरह से केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, असल में सबसे ज्यादा चिंतित राहुल गांधी को होना चाहिए, सबसे ज्यादा चिंतित कांग्रेस पार्टी के नेताओं को होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आज भी अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पा रही है, और केजरीवाल दूसरी तरफ एक नया मॉडल लेकर आ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और ये मॉडल ऐसा है जिसमें वो जातियों को का जो समीकरण है उसे भी तोड़ देंगे और धर्म के समीकरण को भी वो तोड़ देंगे। ऐसा नया फॉर्मूला लेकर वो आ रहे हैं, लेकिन ये देश की इकोनॉमी के लिए शायद अच्छा नहीं होगा जब तक कि केजरीवाल खुद एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ना बन जाएं, या फिर वो इस बात पर भी ध्यान दें कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बाद भी देश की आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।